तो अपन का 50 ग्राम ऑफ 40% वेट बाय वेट ऑफ एनएच, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि अपन ने क्या करना है भाई, फर्स्ट वाले में अपन कहेंगे 50 ग्राम ऑफ 40% वेट बाय वेट ऑफ एनएच, तो इसका मतलब ये हो गया, वेट बाय वेट मतलब हो गया 40 ग्राम एंड 100 ग्राम ऑफ एनएच। तो 50 ग्राम ऑफ एनएच में कितना ग्राम होगा, तो अपन लिखेंगे भाई 40 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम। ये आ गया अपने पास आंसर है। सेकंड वाले को चेक करते हैं। 50 ml of 50% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है, तो अपन वेट कैलकुलेट कर लेंगे 50 ml ऑफ 50, राइट ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसका मोलारिटी कैलकुलेट कर लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम में। तो मोलारिटी कैसे आ जाएगा, तो अपन लिखेंगे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड कर लेते हैं अपन किससे, दैट इज वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा लेंथी मेथड हो गया लेकिन चलेगा अपन को। अपन क्या करेंगे इसमें, वेट कितना गिवन है अपन को 50% है, तो मतलब 50 बाई 40 हो गया मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम गिवन है अपन को 100, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम गिवन है ना। वेट बाय वॉल्यूम मतलब 50 ग्राम एंड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और इसके लिए अपन को 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है ना। हाँ ठीक है, तो वी गॉट दैट। तो ठीक है, अपन तो मोलारिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें ना वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक है चलेगा, डेंसिटी की जरूरत ही नहीं थी मुझे। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये तो ऐसे हो गया, तो 500 बाई 40 हो गया, तो 500 बाई 40 हो गया, ये 40 कैंसिल हो गया और 4 ऑलमोस्ट अपन को आ जाएगा ये 12.5 के आसपास आ गया। ठीक है भाई, अब क्या 50 ग्राम ऑफ 15 मोलर एनएच और डेंसिटी मुझे गिवन है। तो ठीक है भाई, पहले मैं मोलारिटी से क्या करूंगा, है ना। अब अपन को क्या बताना था, अपन को एक और अभी अपन ने सेकंड वाले को कंप्लीट नहीं किया। ये तो मोलारिटी आया मेरे पास, ये मास थोड़ी आया। तो अपन क्या करेंगे, वेट कैलकुलेट करेंगे। वेट होता है दैट इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, तो मोल्स होते हैं, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, वेट 40 होगा। तो अपन क्या करेंगे, मोलारिटी कितना है अपने पास 12.5 इंटू वॉल्यूम कितना एमएल में चाहिए 50 ml में, 50 डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय करूंगा क्या 40, ये होना चाहिए भाई। ये हो गया आपका 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो ये आपके पास 25 ग्राम आ जाएगा, है ना। ये आ गया अब आपके पास। मैंने क्या किया पहले, मुझे वेट बाय वॉल्यूम गिवन था ना, तो मैंने वेट 50% वेट बाय वॉल्यूम था, तो 50 ग्राम एंड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन वैसे कर लिया अपन ने, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, राइट। तो अपने पास मोलारिटी है, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू मोल्स होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैंने मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, वी गॉट द आंसर 50 ग्राम ऑफ 15 मोलर। अब अपन को मोलारिटी पहले से गिवन है, लेकिन अब अपन को 50 ml गिवन नहीं है, क्योंकि ये तो 50 ml था, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करके हमने ली। अब अपन को उसकी जगह क्या गिवन है, ग्राम्स गिवन है, तो 50 ग्राम सोल्यूशन में। तो अपन क्या करेंगे, इसमें पहले अपने पास मोलारिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो अपन वेट परसेंट जो होता है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाले में गिवन है कितना वेट परसेंट होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं, अपने पास गिवन हो गए। थर्ड वाले पार्ट में अपन क्या कर सकते हैं, मोलारिटी विल बी इक्वल टू, क्योंकि मुझे मोलारिटी गिवन है तो मैं वेट परसेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ले लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम करना है। अब मैं वॉल्यूम को क्या ले लेता हूँ 100 ले लेता हूँ, तो वॉल्यूम में मोलारिटी को इधर पर लिख सकते हैं 100, लेकिन अब मैं इसको वेट बाय वेट बना लेता हूँ, ये भी वेट और ये भी वेट, मतलब मैं वेट परसेंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, एक्स वेट परसेंट, वेट बाय वेट। तो ये x आ जाएगा मेरे पास, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर 100 ले रहा हूँ, तो मतलब x ग्राम एंड 100 ग्राम लेने वाला हूँ मैं। लेकिन आप ग्राम लोगे तो मोलारिटी में तो वॉल्यूम लेना होता है, हाँ तो मैं डेंसिटी से डिवाइड भी तो करूंगा, राइट ना। फॉर्मूले को डेंसिटी से डिवाइड भी तो करूंगा। तो कितना मोलारिटी गिवन है मुझे, तो मोलारिटी अपन कहेंगे, मुझे मोलारिटी गिवन है दैट इज 15, तो अपन क्या करेंगे 15 लेके वेट में कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि वो परसेंट हो जाएगा फिर, और ये 40 मुझे गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा,
और डिवाइड बाय हो जाएगा अपना 100 इंटू डेंसिटी हो जाएगा 1.2। ये लो भाई मेरे पास परसेंटेज बाय वेट आ गया, 1.2 नहीं 1 गिवन है मुझे। अब ये तो ऐसा हो गया, तब तो बड़ा इजी हो गया था, 1 हो गया था तब तो मुझे कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं था, ये कैंसिल हो गया। कितना परसेंट हो गया ये? 60% हो गया। तो x का वैल्यू अपने पास कितना आया? 60 आया। देयरफॉर 60% वेट बाय वेट हो गया ये सोल्यूशन। अब 60% वेट बाय वेट का मतलब कितना हो गया कि 60 ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है। तो कितने ग्राम में पूछा है तुमसे? 50 ग्राम में, बता दो। 50 ग्राम में पूछा ना, ठीक है। तो 100 ग्राम में कितना गिवन है अपने पास? दैट इज, तो अपन बता देंगे, दैट इज 60 ग्राम ऑफ NaOH in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इन 100 ग्राम। जैसे फर्स्ट वाले में कैलकुलेट किया तो 50 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना ग्राम NaOH होगा, तो अपन बता देंगे भाई 30 ग्राम। ये रहा आपका आंसर। तो पहले वाले में कितना गिवन था अपने पास, कितना आ रहा था? 40 ग्राम। दूसरे वाले में अपने पास आ रहा था 25 ग्राम। और थर्ड वाले में नहीं, ये तो 100 में था, अपने पास 20 आ रहा। ये तो 100 में था ना, 40 ग्राम, 40 ग्राम तो 100 में था, और अपन को बताना था 50 ग्राम में, तो वो 20 ग्राम। ये 20 आ रहा है, ये 25 आ रहा है, और ये 30 ग्राम आ रहा है। दैट इज राइट। तो अपन को पता चल गया। अब और कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो मुझे बताना है इसमें? कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना? तो अपन चैट में देख लेता हूँ। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का I4 I5 H3 H5 और H6 H4 भी है। चलो H3 भी देख लेते हैं है? भाई H6 तो है मेरे पास, ठीक है, और H4 भी है मेरे पास, राइट। H5 भी होगा मेरे पास, ये अभी भेजा ना जिसने, उसी में गिवन है H6। तो मैं H6 भी बता देता हूँ भाई, ठीक है। तो अपन H6 की बात करते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ और H6 की बात करते हैं अपन, ठीक है। कैसे करना है लिखा है, तो मैं ना H6 को ले लेता हूँ। अब मैं H6 को बता रहा हूँ, देखो जो मैंने बताया हुआ है आपसे उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी दिस मच। हाँ, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन तो है, देखो उसमें अपन को H2SO4 का मोलारिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास 98 होता है। एंड इसमें ना पूरा क्वेश्चन नहीं आया, वो कंटेनिंग बस लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन नहीं आया। मुझे फिर से भेजेगा ये क्वेश्चन जिसमें वन वो भी हो जाए, 3 से लेके 6 तक होने चाहिए क्वेश्चंस। अंशु फिर से भेजो इसको, उसमें बस मेरे ख्याल से वेट नहीं गिवन है वरना अपना आंसर आ जाता है। इसको फिर से भेज दो। ये शीट में लेकिन मेरे पास भी होनी चाहिए ना ये शीट, तो क्या प्रॉब्लम है, एक बार शीट देखता हूँ, क्योंकि अपन को सारे क्वेश्चन बोलने पड़ेंगे ना फिर, अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो एक मिनट मैं शीट देख लेता हूँ, मेरे पास शीट होना चाहिए वाला, सारे शीट होने चाहिए मेरे पास। तो JPJA तुम्हारे शीट पे क्या लिखा हुआ है? EB लिखा हुआ है, JA लिखा हुआ है? मेरे पास एक दूसरा शीट भी था, डाउनलोड किया, देखता हूँ शेयर करके। एक मिनट।
बोथ द शीट आर सेम शीट है मेरे पास। मुझे वो क्वेश्चन भेजो जिसको पूछना है, मैं उस शीट को दे दूंगा आज। अरे भाई क्वेश्चन तो भेजो। और अगर किसी के पास वो शीट है तो शीट डाउनलोड किया है तो वो शीट ही दे दे। जल्दी करो, रात में मतलब हो ना। तब तक मैं ढूंढ भी रहा हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है। तुम्हारे पास दूसरा शीट कहाँ से आ गया? तुम लोग दो जरा, शीट नहीं है क्या तुम्हारे पास? अरे हाँ या ना तो लिखो, वरना फिर मैं उसी हिसाब से बात मतलब वो करेंगे ना पर मुझे फिर शीट लेके आना पड़ेगा ना, किसी से मांगना पड़ेगा। अच्छा नहीं है, मैं इसलिए वेट कर रहे थे। तो फिर डाउट्स के लिए अपन को वेट करना पड़ेगा तो, क्योंकि फिर या फिर आप वो जैसे स्नैपशॉट भेजे अभी, कुछ तो स्नैपशॉट भेज दो जैसे अभी भेजा ना, उस टाइप से। भेजो वो शीट मतलब ऐसे। H5 तो है, H5 पूरा दिख रहा है उसमें। किसी ने भेजा है, नहीं भेजा? हाँ मजा आ गया, ये मजा आ गया। अंशु जैन ने भेजा, बहुत बढ़िया, ये अच्छा किया उसने। अब अपना काम हो जाएगा। चलो भाई, उसको अपन सब थैंक यू बोल देंगे, है ना? अपन सबकी तरफ से उसको थैंक यू। ठीक है, अब अपन फटाफट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हो क्या, एच वाला, H1 H2 H3 है। इसमें H3 किस पेज पे है? वो क्वेश्चन किस पेज पे है अपने पास? अच्छा तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हो और लिख रहे हो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। अरे भैया, पार्ट 1 में मैं तो गड़बड़ नहीं देख रहा कुछ, एक मिनट रुको। चलो, तुम लोग पार्ट 1 का समझ में नहीं आ रही। तुम लोग पार्ट 1 पूछ रहे हो, पार्ट 2 पूछ रहे हो? तुम लोग ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो ना? पेज 32 पे, एक मिनट रुको। पीवी 32 पे है। पीवी 32 मतलब क्या है पता नहीं। तुम लोग एक बार बोलो तो कुछ, हाँ पेज 32 पे मतलब पेज 32 पे कहाँ है इसमें? मुझे तो नहीं मिल रहा पेज 30, 33, 32। सर पेज 32 पे पार्ट 2 का ये सेक्शन एच। बेटा लेकिन पेज 32 तो जो इसने भेजा है
उस पे तो नहीं है पेज 32, वो तो थ्योरी भी होगी फिर जो तुम कह रहे हो जिससे। यार कैसे पॉसिबल है कि मेरे पास वो शीट नहीं है जो तुम्हारे पास है। तुम लोगों की शीट में बी फेज तो नहीं लिखा, बी वाला पार्ट। और रुको, तुम्हारी शीट में तो कुछ गड़बड़ नहीं किया। ये बड़ा पंगा है। किसी और ने भी मुझसे पूछा था कि सर कौन सी शीट से सॉल्व करना है, इस शीट का ही कंफ्यूजन हो गया। अब मुझे लग रहा है इससे अच्छा तो टाइम वेस्ट मत करो और अपन अपना काम कर लेते हैं भाई। इससे अच्छा तो अपन पढ़ लेते हैं और बाद में देखेंगे शीट का क्या है, किस शीट से सॉल्व करना है। बस ये लास्ट है, मैं इसे एक बार देख लेता हूँ, अगर मतलब सब कुछ सही आता है तो ठीक है। बी फेज में तो फ्रॉड नहीं किया कुछ। एक बार और देखता हूँ, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। मैं पहले शीट ले लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। मैं एक बार पेज 32 पे जाता हूँ। पेज 32, बेटा पेज 32 पे ना मेरी शीट में ना H1 H2 H3 बस, उसके बाद आगे कुछ है ही नहीं। फिर सेक्शन आई आ जाता है, आई में भी 4 ही क्वेश्चन है। सर उसने जो अभी पीडीएफ भेजा ना, वो उस पे पेज नंबर 14 पे सेक्शन है। हाँ सर है, पार्ट 2 में वो क्वेश्चन है सर। हाँ सर। जो भी पीडीएफ भेजा। हाँ हाँ सर, पार्ट हाँ 2 सर, में जो H5 में जो वही पेज, क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, पेज नंबर 32 के पार्ट 2 में, नहीं 14 से। पेज नंबर 14 में ना। चलो देख हाँ लेता सर। हूँ। पेज 14 निकाल लिया मैंने। ठीक है, नहीं इसमें वो तो है, 18th वाला वो तो आ गया मेरे पास, ये था सेक्शन एच ना। हाँ सर। ठीक हाँ है। सर। हाँ अभी लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि सेक्शन 8 एच में, चलो पहले मैं ये कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। सेक्शन एच में फिर को क्या करना है। अभी मैंने ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया, जबकि उसमें 8 था ही नहीं, इसलिए मैं सोच रहा था मेरे पास शीट क्यों नहीं है वो वाला। ठीक है, अपन डाउट्स कर लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो तुम लोग बता देना मुझे, देख लेंगे। तो पहले H3 भी कहाँ है, H4 भी, H3 4 5 से, अरे सारे के सारे 3 तो अभी किया मैंने, 3 वाला तो अभी किया मैंने, 4 वाला बता देता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड H2 इज 0.2, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। तो ये कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, H4 की बात करता हूँ, x से इज इक्वल टू 0.2, तो XH2 इज इक्वल टू 0.8। भाई एक सॉल्यूशन है जिसमें ए वाटर में डिजोल्व किया, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, मोलालिटी कैलकुलेट करना है तो मोलालिटी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स ए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। ए इज अ सॉल्वेंट, बी इज अ सोल्यूट। सोल्यूट कौन होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है। तो अपन क्या करेंगे, ये एक तरीके से अपने लिए एक्स बी है और ये अपने लिए एक्स है। अब अपन कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूँ, ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ठीक है, ये भी सॉल्वेंट है, ये अपन को पता रहता है, ये तो क्लास में पढ़ा हुआ है अपन ने। हो गया, मोलालिटी पूछा है आपने, सॉल्वेंट वाटर है, 0.2 बाय 0.8 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया और डिवाइड बाय हो गया मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 10। लो भाई आपका आंसर आ गया। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन 98% बाय मास। हाँ तो ठीक है ना, 98% बाय मास का मतलब क्या हो गया, वेट बाय वेट। मैंने बताया था ना, वेट बाय वेट को बाय मास बोलते हैं। तो ये बोल रहा है देयरफॉर आई कैन गेट राइट दैट वेट इन ग्राम्स 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अपन कहेंगे ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि मुझे 100 गिवन है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, वेट बाय वेट का मतलब होता है 98 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये तो अपन ने किया था ना लास्ट टाइम। तो अपन क्या करेंगे, वेट हो गया 100 और डेंसिटी मुझे कितना गिवन है इसमें 1.84, ये 1.84 है। तो पूछा क्या है अपन से, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। लो भाई मोलारिटी आ गया, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम 98, उसका मॉलिक्यूलर मास भी 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 100 इनटू 1.48 आ गया 1.84। लो आपका आंसर आ गया। तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा अपन से। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं।
H6 भी पूछा है आपने। द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 2.8% बाय मास बाय वॉल्यूम, मतलब वेट बाय वी, तो ठीक है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो H6 है, फिर मोलारिटी का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। अपन को क्या गिवन है? गिवन है 2.8% वेट बाय वॉल्यूम, और वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब 100 ml और 100 ml सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम वेट कितना हो जाएगा? 2.8 ग्राम हो गया ऑफ KOH। तो भाई हो गया अपने पास। तो वेट कितना गिवन है? 2। मोलारिटी पूछा है, ये 2.8 हो गया। मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये 39 अपन को गिवन है, 17 ऐड कर देना इसमें, तो अपने पास 56 आ गया। लो भाई 56 इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना? 100 गिवन है, ये अपना आंसर आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बताओ, अब बताओ कोई क्वेश्चन और है तो। इस शीट से कोई भी क्वेश्चन हो तुम बताओ मुझे, मैं कर देता हूँ। I4 I5 भी है, तो I4 और I5 चेक कर लेता हूँ इसमें। I4 मतलब अपने पास है, मैं I4 और I5 की बात कर लेता हूँ भाई। तो चलो अपन इसको हटाते हैं। ये सारे पार्ट अपन ने ऐसे किए हुए थे क्वेश्चन में, और मैंने आपको बताया भी था, लास्ट में अपन ने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो अपन चेक करके बता सकते हैं मोलारिटी वगैरह, राइट ना। अब तो अपने पास I4 I5 में ना, I4 की बात, I4 में मुझे गिवन है द मोलारिटी ऑफ Cl माइनस इन सोल्यूशन which was weight by volume 2% NaCl, 4% CaCl2 and 6% NH4Cl। तो कैलकुलेट कर लेंगे उसमें क्या गिवन होगा अपन को। 100 ml सबके मतलब 4% aqueous solution which was 2% of NaCl weight by volume। फिर अपन बता सकते हैं weight by volume 2% NaCl, 4% CaCl2 and that is 6%। अब देखो ये अलग अलग नहीं है, सबके सब मतलब एक ही इसमें प्रेजेंट है, तो अपन क्या करेंगे? अपन लिखेंगे ठीक है भाई, तो एक सोल्यूशन है, इसमें 2% NaCl है, 4% CaCl2 है, और तो मेरी में I4 अलग क्वेश्चन है अब यार बस यही गड़बड़ हो जाएगा ना। क्या है बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर। 2m of 100 milliliter Na2SO4 is mixed with 3m of ठीक है 100 ठीक है ml ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। 2 molar of 100 ml of Na2SO4 is mixed with 3 ml 3 molar 100 ml of NaCl solution, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास ना ये सॉल्यूशंस गिवन है, एक वेसल मेरे पास Na2SO4 है, मेरे पास NaCl है, और मेरे पास CaCl, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मतलब मेरे पास ये है, एक वॉल्यूम में ये था 2 मोलर ऑफ 100 ml, एक वेसल में मेरे पास ये था 3 मोलर 100 ml, और एक वेसल ऐसे था जिसमें 1 मोलर 200 ml। Mn2 भी अपन को पता है मिलीमोल्स होते हैं, ठीक है। Then the ratio of the concentration of cation and anion is, तो ठीक है, cation और anion का concentration कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। अपन ने लास्ट टाइम लिखा था Na+2 आयन कितना हो जाएगा, इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? मिलीमोल्स that will be equal to 2 into 100, तो ये इसके मिलीमोल्स हो गए। इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? 3 into 100, और इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? 1 into 100, 1 into 200, तो अपने ये तो 200 हो गया, ये 300 हो गया, और इसके मिलीमोल्स 200। किसी का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना होता है, क्या करना होता है? मिलीमोल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो मिक्सचर में कंसंट्रेशन आ जाता है। लास्ट टाइम यही तो बताया था मैंने आपको। तो इसमें Na पॉजिटिव का कंसंट्रेशन करते हैं कैलकुलेट, यहां से आएगा, तो यहां से कितने मिलीमोल्स आएगा? 200
तो इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 सोडियम आयन देगा, प्लस 300 इससे आएगा। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन कितना हो गया, क्योंकि इससे तो नहीं आएगा सोडियम, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया अपने पास 100 400 हो गया। लो भाई, अब मैं कैल्शियम आयन को भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैल्शियम आयन कितना आ गया अपने पास, तो ये 4 + 3 700 डिवाइडेड बाय 400 आ गया था। अब कैल्शियम आयन भी ले लेता हूँ। कैल्शियम आयन कितना होगा 200 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि कैल्शियम तो एक ही आएगा इससे 400, तो मेरे पास आ गया दैट विल बी 200 डिवाइड बाय 400। तो ठीक है, ये तो आ गया मेरे पास। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटाइन कितना लिखेंगे अपन, दोनों का सम ले लो आप। तो आप ले लो भाई 700 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 400, ये लो भाई आ गया आपके पास 900 डिवाइडेड बाय, ठीक है, अपन बता देंगे। तो अपन क्या करेंगे, अब अपने पास कैटाइन का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। जैसे ऐसे एनाइन का कैलकुलेट कर लेते। एनाइन के कॉन्सेंट्रेशन में वी गेट, पहले सल्फेट कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। सल्फेट कितना आएगा अपने पास, सल्फेट तो सिर्फ इससे आ सकता है, उसके 200 मिलीमोल्स हैं और अपन को 400 टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है। और क्या करना था अपन को, Cl-, Cl- कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, दैट विल बी, यहां से Cl- आएगा 300, एक ही Cl आएगा, हाँ एक ही Cl आएगा, और यहां से Cl कितना आएगा 200 × 2, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 400। तो ये तो अपने पास फिर आ गया 400 प्लस 700 डिवाइडेड बाय 400। ये तो दोनों इक्वली, दोनों का रेशियो तो 1 आ रहा है, आंसर आ गया। देखो भाई, दोनों का रेशियो क्या बात पूछा था अपन से, Na2SO4 2 मिलीमोलर है, हाँ बिल्कुल अपन ने 2 लिया हुआ है, और इज मिक्स्ड विद, है ना, ठीक है, अपने पास आंसर आ गया है। एक बार मैंने डाटा चेक किया, कोई डाटे में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि सेम आ रहा था ना। आप बताओ दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, एक और बोला था ना तुमने, उसको क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। What volume in milliliter ठीक है, of ठीक है, 0. ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, मैं इसको हटा दूं क्या, इसमें तो 1 आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, है ना, Cl-, ये भी टोटल आ रहा है, इतना ही आ रहा है जितना ही आ रहा है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन इज टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइन। एनाइन मतलब हो जाएगा अपने पास ये प्लस ये, वो तुम कर लेना, अपन 400 प्लस 200 प्लस अपन 400, है ना। तो ये आप सॉल्व करके बता देना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, दैट इज I5 जो होगा वो देख लेता हूँ, है ना। अपने पास गिवन है व्हाट वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, ठीक है, मेरे पास ना VmL ऑफ H2SO4 है, ये है अपने पास VmL ऑफ H2SO4 शुड बी मिक्स्ड विद NaOH। इसको ना NaOH से मिक्स करने वाला है, ठीक है भाई, NaOH से मिक्स करो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। NaOH से मिक्स किया, कितना है NaOH 40 ml ऑफ 0.1 मोलर, क्या हो जाएगा, राइट ना, ये NaOH है। सच दैट द रिजल्टिंग सोल्यूशन, सो दैट कि जब इसको ऐड करने के बाद जो NaOH बचेगा यहाँ पर रिजल्टिंग सोल्यूशन हैज molarity is equal to, such that the resulting solution has the concentration of H2SO4 6/55, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो एक बात है, अपन को पहले तो ये देखना पड़ेगा भाई, आपने बेस को ऐड किया है एसिड में, मतलब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं। आपने H2SO4, आपके पास मिलीमोल्स कितने थे, V × 0.2 इसके मिलीमोल्स थे, ये इसके मिलीमोल्स लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये मिलीमोल्स लिख रहे हैं, राइट। और फिर इसने आपको NaOH से रिएक्ट किया होगा आपने, तो मैंने इसको Na2SO4 बना दिया, ये रिएक्शन है मेरे पास।
मेरे पास मिलीमोल्स ऑफ इसका कितना है 40 इंटू 0.1 इसके मिलीमोल्स हो गए। मुझे नहीं लगता किसी को मिलीमोल्स कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम जाएगा। अब ये बचना चाहिए, इसका मतलब ये लिमिटिंग एजेंट हो गया है ना, मतलब ये लिमिटिंग एजेंट हो गया। तो ठीक है, अपन इसको क्या करेंगे, दिस शुड बी द लिमिटिंग एजेंट। रीजन क्या है लिमिटिंग एजेंट का उसका, ये लिमिटिंग एजेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि अपन को पता है ये लिमिटिंग एजेंट होगा। रीजन क्योंकि ये बचना चाहिए, उसकी का कंसंट्रेशन तो बताना है अपन को। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे ठीक है, अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। अब आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात देखो, मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय उसका मोलर कोएफिशिएंट, मिलीमोल्स और H2SO4 रिएक्टेड है क्योंकि वो तो एक्सेस में है, इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय 2 उसका मोलर कोएफिशिएंट। तो मेरा मतलब था कि जितने मिलीमोल्स इसके होंगे ना 40 इंटू 0.1, इसके कितने मिलीमोल्स रिएक्ट करेंगे, उसके हाफ बिल्कुल होना ही चाहिए। जिसके इसके मिलीमोल्स है उसके आधे मिलीमोल्स ये रिएक्शन में रिएक्ट करता है। तो मैंने बस ये वो अपना मोल्स ऑफ H2SO4 ऐसे जो लिखते हैं अपन रिएक्शन में, वो लिख के बताया। Therefore, millimoles of H2SO4 left। तो अपन क्या करेंगे भाई, रिएक्टेड तो मुझे पता है 40 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 2, लेफ्ट कितना होगा, तो अपन कहेंगे था कितना पहले ये बताओ, V इंटू 0.2, और रिएक्ट कितना कर गया 40 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 2 मतलब 20 इंटू 0.2, 20 इंटू 0.2 इतना रिएक्ट कर गया। ये बचा मेरे पास H2SO4। ठीक है ना, यहां तक किसी को डाउट होगा तो वो बताएगा कि मुझे डाउट है, आप देख लो, फिर मैं आगे सॉल्व कर देता हूं। सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, ये तो है मिलीमोल्स H2SO4 के जो लेफ्ट है। अपन को एक बात अच्छे से पता है, मिलीमोल्स मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम mm में होगा। अपन को एक बात पता है, मिलीमोल्स मतलब होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास H2SO4 के मिलीमोल्स ये हैं, जो बचे हुए मिलीमोल्स। मैं चाहता हूं कि इसमें बताओ M2V2 कर देता हूं, ऐसे एक इक्वेशन यूज कर लेता है। पर को पता है M1V1 इक्वल टू M2V2। आप किसी भी सॉल्यूशन में कुछ भी अगर चेंज करोगे तो उसका कंसंट्रेशन या वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए अपन ये यूज कर लेते हैं। समझ में आया, तो चलो अपन यूज कर देते हैं। मोलैरिटी कितना है, ये मिलीमोल्स पूरा ही ले लेते हैं। कितना हो जाएगा अपने पास, V इंटू 0.2 माइनस 20 इंटू 0.1, ये मिलीमोल्स हो गए अपने पास H2SO4 के। अब जो मिलीमोल्स है उससे आप क्या चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि जो मिलीमोल्स है उसमें मोलैरिटी इतना हो और V का वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो अपन कहेंगे ठीक है, कर देते हैं। मोलैरिटी कितना चाहिए अपन को, 6/50, 55। आप यही तो चाहते थे कि जो H2SO4 है मेरे पास उसमें NaOH डालें तो रिएक्शन हो, और रिएक्शन के बाद जो यहां पर H2SO4 बचे उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 6/55। मैंने ले लिया। तो वॉल्यूम क्या लिखे, अपन कहेंगे वॉल्यूम लिख लेते हैं ना, कितना वॉल्यूम है इसमें टोटल, तो अपन कहेंगे VML तो पहले से था, और आपने 40 ये कितना ऐड कर दिया 40 ml, मतलब V प्लस 40 हो गया भाई। अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा जिसमें ये कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो अपन कहेंगे पहले से VML तो H2SO4 पड़ा था, 40 ml आपने पानी और डाल दिया NaOH की वजह से, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V प्लस 40। तो आप चाहते थे कि मेरे पास इतने मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 था, इतना NaOH के साथ रिएक्ट कर गया, तो रिएक्शन करने के बाद
इतना मोलरिटी चाहिए मुझे, तो बताओ इनिशियली कितना वॉल्यूम रहा होगा इसका। हाँ, तो टोटल वॉल्यूम ले लो V प्लस 40, अपना आंसर आ जाएगा। ये लो आगे। अब बताओ, किसी को डाउट है तो ठीक है ना। अब आप बता दो दूसरा क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन पूछे थे आपने, तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब बताओ, पार्ट 3 भी कैलकुलेट करना था, है मैच द फॉलोइंग। मैंने बोला था आपको करने के लिए दोनों मैच द फॉलोइंग। पार्ट 1 पूरा करना है और मैच द फॉलोइंग जरूर सॉल्व किया करो। अब बताओ डाउट्स एक्सरसाइज 2 में। पार्ट 1 में कोई डाउट नहीं था। अच्छा, तुम लोग जितना भी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो पार्ट 1 लिख रहे थे, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। अब समझ में आया मुझे कंफ्यूजन क्यों हो रहा था। ये पार्ट 2 के क्वेश्चन पूछ रहे थे आपको, ऑब्जेक्टिव पूछ रहे थे ना। पार्ट 2 के क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग, इसलिए पूरा कंफ्यूजन वहां से ही शुरू हो गया था। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पार्ट 1 में होता ना, पार्ट 2 लिखना चाहिए था तुम लोगों को। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 तुम लोग पार्ट 1 लिख रहे थे बार बार, वहां से कंफ्यूजन शुरू हो गया। अब बताओ, और कुछ डाउट्स है? मैंने आपको एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का 8 9 10 14 ठीक है। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का 8 9 10 और 14 बता देंगे भाई, क्या प्रॉब्लम है। 8th वाला कर लेते हैं। 8th वाला मेरे पास है। Question number 8 is what when x gram of carbon, na? That should be the question. नहीं Question नहीं है वो वाला। दूसरा कौन सा क्वेश्चन है फिर? 1 mole of iron reacts completely with 0.65 mole of O2. रुक जा यार, अपन क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपन पढ़ लेते हैं अभी, है ना। क्योंकि क्वेश्चन मतलब ऐसे मतलब शीट ही ले लूंगा मैं शीट का इंतजाम कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। अपना मंडे को क्लास होगा ना, मंडे को अपन डाउट डिस्कस कर लेंगे, तब तक सारे लोग कर भी लेंगे। मैं होमवर्क उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपना जो होमवर्क होगा मैं होमवर्क फिर से लिख देता हूँ, लेकिन मंडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो अच्छा नहीं जाएगा ना, अपन बार बार बोलेंगे। तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 एंड पार्ट 1 एंड 2 लिखते हैं। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क होगा। तो ये होमवर्क अपन डिस्कस कर लेंगे, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और एक्सरसाइज 2 में जो पहले दिया था वो तो आपको करना ही करना है। ये आपका मंडे के लिए होमवर्क होगा। पहले आप पार्ट 2 करना, उसके बाद पार्ट 1 को डिस्कस करना। तो मैं पहले पार्ट 2 को डिस्कस करूंगा, फिर पार्ट 1 को डिस्कस करूंगा, वो अपना ऑर्डर। अभी मैं रुक जाता है तुम्हारे वाले शीट को वो, ठीक है ना। मुझे क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया तो आ ही गया कि किस क्वेश्चन का मुझे शीट चाहिए, वो मैं कर लूंगा। मैं शीट कर लूंगा तब तक, फिर उसके हिसाब से कर लूंगा, ठीक है। अभी अपन को पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो चैप्टर अपन को शुरू करना है।
पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीरियडिक टेबल में एक्चुअली व्हाट हैपेंस, हमें थोड़ा सा पीरियडिक टेबल को डिस्कस करना होता है, तो अपन एक बार पीरियडिक टेबल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद अपन पीरियडिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो पीरियडिक प्रॉपर्टीज से आते हैं, तो अपन पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पीरियडिक टेबल में भी नो दैट, मतलब अगर हम पीरियडिक टेबल की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इन मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 है, तो we'll write that it divides into 7 periods है, ये periods है। So we can write like this, यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, फिर अपन लिख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है ना। Now we know that यहाँ पर अपन ऐसे बना सकते हैं इसको, और यहाँ पर भी ऐसे बना सकते हैं अपन इसको, और यहाँ पर अपन पहले तो इसको ये बना लेना था अपन, ठीक है। तो अपन को पता है बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लाइक, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और राइट ना रेडियम। अब यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, CO, Ni है ना, कॉपर एंड जिंक। बहुत सारे नहीं लिखेंगे, लेकिन जितना लिखूंगा उतना हमें कंपलसरी आना, ठीक है ना। बहुत सारा नहीं लिखा, ऐसे नहीं करूंगा पूरा पीरियडिक टेबल ही बना दिया, वो नहीं करना है अपन को, लेकिन जितना बना रहा हूं उतना अपन को आना चाहिए, और मैं जिस पार्ट से मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उस पार्ट को जरूर, पीरियडिक टेबल में अपन से जो पूछा जाएगा वो अपन पीरियडिक टेबल में लिख लेते हैं, भाई हमसे जो पूछा जाएगा वो अपन लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर अपन लिख लेंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक। तो विल राइट लाइक दिस, ठीक है, दैट इज पीरियडिक टेबल। अब अपन क्या करते हैं पीरियडिक टेबल में, वी नो दैट, ठीक है, हाँ जी, लिख सकते हैं अपन। तो अपन लिखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। नियॉन में वी नो दैट, मतलब यहाँ पर अपन को ये सारी चीजें सबको पता होती है, ठीक है, यहाँ पर सबको पता होता है, अपन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब मैंने बहुत सारा पार्ट नहीं लिखा, और यहाँ पीबी और बिस्मथ, पोलोनियम, ऐसे ना, लेकिन ये वाला पार्ट तो अपन को मोस्टली लिख ही लेना चाहिए, तो ठीक है लिख देता हूँ फिर भाई, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये होगा तो फास्फोरस, विल राइट दैट आर्सेनिक, आर्सेनिक दैट इज एंटीमनी एंड बिस्मथ, और ये होगा तो सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, ये हो गया। कैडमियम एंड मरकरी होगा। यहाँ पर सारे कॉइन्स, वो मेटल जिससे कॉइन बनते हैं, सिल्वर और गोल्ड भी हो जाएगा, ये प्लैटिनम और पैलेडियम भी हो जाएगा, और इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए और क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लिख दूंगा पीरियडिक टेबल में। पैलेडियम और प्लैटिनम भी होगा, ठीक है। तो अपन को जरूरत पड़ सकता है यहाँ पर इटर्बियम, जिसकी जरूरत पड़ेगी अपन वही लिखते हैं, और लैंथनम होगा, है ना। और क्या जरूरत पड़ जाएगा अपन को,
इसमें जिरकोनियम और हाफेनियम की भी जरूरत पड़ सकती है, और वी कैन राइट दैट नबीबियम एंड टेंटलम की जरूरत पड़ता है, ये अपन को जरूरत पड़ेगी। और ठीक है, पैलेडियम और प्लेटिनम भी लिख सकते हैं क्योंकि वो कॉइनेज मेटल्स होते हैं, कॉइनेज मेटल के साथ होते हैं, तो उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। बाकी उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए नहीं, इस पार्ट की जरूरत नहीं होगी। जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं उस पार्ट को ज्यादा फोकस करना है, मुझे ये पार्ट चाहिए, इस पार्ट को आप भूलना मत, मुझे ये पार्ट चाहिए बस। इसके लिए मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल मतलब जितना मुझे लिखना था वो मैक्सिमम बताया, वो सिर्फ इन पार्ट के लिए, ठीक है। अभी अपन कहते हैं भाई मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स अपन ऐसे लिखते हैं, दीज आर द मेटलॉइड्स। ऐसे ना मेटलॉइड्स में अपन ऐसे स्टेप्स बनाते हैं, ऐसे स्टेप्स, ऐसे स्टेप बनाते हैं। तो स्टेप में अपन क्या करते हैं कि भाई जो स्टेप्स अपन बनाते हैं उसमें ऊपर इधर बोरॉन नहीं आएगा मेटलॉइड्स में, बिकॉज बोरॉन इज नॉन मेटल, लेकिन SiGe, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, दीज आर द मेटलॉइड्स जिनमें मेटल एज वेल एज नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होगी। तो इसके इधर वाले सब मेटल है और इसके ऊपर वाले सारे के सारे नॉन मेटल है। नॉन मेटल 17 होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे मेटल्स ही होते हैं। ये ग्रुप्स हो गए, फर्स्ट ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स हो गए। अब जितना पार्ट मैं बता रहा हूं उतना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि मैं वही पार्ट बताऊंगा जिससे अपन को जरूरत होगा। यहां पर लेंथनम होता है, यहां एक्टिनियम होगा, इजी। इनको ना ए और बी ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं, ये बी ग्रुप्स है, दैट इज कॉल्ड सब ग्रुप, और ये ए ग्रुप, तो इसको अपन ए ग्रुप, ये ए हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये 3A 4A 5A 6A 7A 8A। अगर ए और बी ग्रुप में डिवाइड करोगे तो मैं ऐसे डिवाइड कर दूंगा, ये सारे के सारे बी हो जाएंगे, 3B 4B 5B 6B 7B 8B। फिर अपन 8B लिखेंगे और इसको 1B लिखेंगे और इसको 2B लिखेंगे। द बी ग्रुप्स आर लाइक दिस। मतलब इनको अपन अगर अपन से सब ग्रुप्स बोले, ये 18 ग्रुप्स थे, इनको सब ग्रुप में डिवाइड करो, अलग अलग ग्रुप में, तो अपन इनको और इनको ए ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और इसको अपन बी ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, नाउ इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आएगा, ये NS1, ये NS2, ये D1, ये D2, ये D3, ये D4, ये D5, ये D6। अब ये थोड़ा सा वो एक्सेप्शन अपन को पता है कैसे लिखना होता है, वो अपन कर लेंगे। क्रोमियम में एक्सेप्शन आता है D7, D8, D9, D10, ठीक है ना। ये आता है P1, P2, P3, P4, P5 और P6। मतलब इन सभी के लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन सभी के वैलेंस शेल में P वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में जाता है, सो दे आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन
s ऑर्बिटल में जाएगा, सो दे आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाता है, सो दे आर कॉल्ड d ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन ऐसे भी बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है, यहाँ बहुत ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, तो अपन कहते हैं जब मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाना है तो आपको ट्रांजिट करना होगा, आपको पास करना होगा इन मेटल से, सो देयर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब अपन को एक बात पता है, इस ग्रुप में 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 18 और इसमें 32, इसमें भी 32। वो कैसे? क्योंकि यहां पर ना जो लेंथनम लिखा हुआ है ना आपने, ये लेंथनम और एक्टिनियम, इधर हमको प्लेस करना होता है लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स। हमें क्या प्लेस करना होता है? लेंथनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो 18 प्लस 14 ना, इट इज 32। 18 प्लस 14 इज 32। मतलब यहां पर 14 लेंथनाइड्स होंगे और 14 एक्टिनाइड्स होंगे। लेंथनाइड्स विल बी 14। वो अपन प्लेस करते हैं बिफोर हाफेनियम, राइट? ये लेंथनाइड्स हो जाएंगे। ये 14। थोड़ा सा पीरियडिक टेबल डिस्कस करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस। अपन को आइडिया होगा कि कहां क्या प्लेस है। तो लेंथनाइड्स जो होगा वो अपन लिखते हैं सीरियम से लेके लूटेशियम तक। वैसे लेंथनाइड्स में इनको अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा, तो अपन इसको बोलते हैं दैट इज थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। अब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाएगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये लेंथनाइड्स हैं, ये एक्टिनाइड्स हैं। पहले अच्छे से देख लेना, बाद में आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये F1 होगा, ये F2 होगा, ये F3 होगा, ये F4 होगा, F5 होगा, F6 होगा, ऐसे करते करते ये F14 है, राइट? F7 होगा क्योंकि F7 तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। जैसे लेंथनाइड्स में हाफ फिल्ड होगा तो अपन कहेंगे वो गैडोलोनियम होगा। सो लेंथनाइड्स में जनरली उतना ही अपन से पूछते हैं, गैडोलोनियम होता है और इसमें समैरियम होता है। मतलब मिडिल में होता है ये, तो मिड में हाफ फिल्ड है इसलिए मैंने इसको लिखा। शायद पूछने अपन से, बाकी तो नहीं पूछने वाले। सो थोरियम, पीए प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और उसके बाद अपन बोलते हैं इन पे जो भी होगा यहाँ पर वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब यूरेनियम के बाद वाले। यूरेनियम तक अपन बोलते हैं कि ये नेचर में मिल सकता है, इसके बाद वाले सारे के सारे आर्टिफिशियल है, इसलिए अपन बोलते हैं ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। दे ऑल आर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, अब आप इतना बना लो, फिर मैं जो कहूंगा वो आप लिख लेना।
आप इतना लिख लो, फिलामेंट बना लो। सी सीरियम है, कभी कभी जरूरत पड़ता है, सी सीरियम होगा, और ये लुटेशियम होगा। और THS थोरियम, LR is लॉरेंशियम। ये लॉरेंशियम होगा। तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगा, क्योंकि F ब्लॉक में अपन को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ कंपाउंड वगैरह अपन को थोड़े बहुत पता होना चाहिए। जो मैंने सर्कल किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हो गया? यूरेनियम के बाद वाले सारे के सारे एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियल है। शुरू करें? ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे ना, इनको अपन बोलते हैं हैलोजेंस। ये जो एलिमेंट्स होंगे ना, 17 ग्रुप एलिमेंट, इनको कहते हैं अपन हैलोजेंस। जो 16 ग्रुप होता है ना, इनको बोलते हैं अपन चाल्कोजेंस। और जो 15 ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनको अपन कहते हैं पेनेकोजेंस।
इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, एवरीबॉडी नोस. अल्कलाइन अर्थ मेटल, एवरीबॉडी नोस. ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये जो होता है ना, क्योंकि ये अल्कली मेटल और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में होते हैं, ये एफ ब्लॉक. तो अपन इनको ना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, इनको अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं. ये जो मैंने सर्कल किया ना, ये मैं आपको बताऊंगा जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस. तो ठीक है, वी आर एबल टू राइट दैट पीरियोडिक टेबल में. अब जैसे अपने पास गिवन है आयरन या अपने पास कोबाल्ट गिवन है, एटॉमिक नंबर अपन को पता है कितना, 27. वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, या मैं इसको ऐसे लिख AR 18 हो जाएंगे, और मैं 4s2 3D 7 लिख लेता हूं. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा. तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन क्या बताएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को गिवन है 37, तो इसमें अपन कहेंगे भाई ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपन ऐसे भी लिख सकते थे 2 8 2 8 8, है ना, और बाकी बचा हुआ. तो 2 8 10 हो गया, 18 हो गया, बाकी बचा हुआ 27 के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 9 हो जाएगा. तो अपन क्या करेंगे, ये ना 9th ग्रुप में आएगा, और 1 2 3 4th पीरियड में आएगा, 4th पीरियड में आएगा. मतलब जितने शेल्स उतना पीरियड, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप उसका. ये देखो ये 9th ग्रुप में. और अगर आप सब ग्रुप पूछते तो मुझे पता था 8 से लेकर 10 तक आप 8B बताते. 8 से ज्यादा लिख नहीं सकते ना सब ग्रुप्स में. ये होता है. अब कुछ टर्म्स और अपन को पता होनी चाहिए. मैं कुछ टर्म्स की बात और करूंगा. जैसे अपन बात करते हैं टर्म्स की, तो ये तो हो गया अपना, ये तो मैंने लिख लिया भाई, ठीक है. तो मैं यहां पर ये हटा लेता हूं. इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख सकते हैं ऑफ-बर्ग प्रिंसिपल से, मुझे बताने की जरूरत है. कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज इनके जो ओर्स होते हैं वो हैलाइड जोर बोलते हैं, जिनमें भी मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होंगी, दे आर कॉल्ड हैलाइड ओर्स. तो उससे जो ऑक्साइड और सल्फाइड ओर्स होते हैं, उन ओर्स का नाम होता है चाल्कोसाइट्स. तो अपन उनको चाल्कोजेंस बोलते हैं. जिन ओर्स में नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह होते हैं उनको अपन कहते हैं दैट इज पेनोसाइट्स. तो अपन उनको पेनाकोजेंस बोलते हैं. ठीक है. अब अपन लिख सकते हैं, जैसे अपन लिखेंगे नॉर्मल एलिमेंट्स. नॉर्मल एलिमेंट्स जनरली वो होते हैं, जैसे ये हो गए ये एलिमेंट्स, या ये एलिमेंट्स जिनका मतलब जिनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपन इजीली बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अपन बता सकते हैं दे आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स. द एलिमेंट्स हुज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, physical and chemical properties and chemical properties can be explained by their oxidation state. मतलब जो नॉर्मली बिहेव करते हैं, नॉर्मल जैसे बिहेव करेंगे, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय
their electronic configuration, their electronic configuration and oxidation states and oxidation state. ठीक है ना? तो एग्जाम्पल के लिए अपन लिख लेंगे दैट इज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. ये एग्जाम्पल जनरली वो नॉर्मली ही बेस करते हैं, लेकिन ये एबनॉर्मल मतलब ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट से, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैलकुलेट नहीं किया जाता. ठीक है. अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना ही है अपन को. एटॉमिक दैट इज एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो सब पढ़ना है. तो मैंने सोचता कि अपन को अलग अलग कुछ ऐसे लिखना चाहिए. हम सबको पता है दीज हैव मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर, और मेटालिक कैरेक्टर यहां से यहां डिक्रीज होके इनमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम होता है. ठीक है. फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज द वी कैन राइट दैट डायगोनल रिलेशनशिप. तो एक अपन टर्म यूज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? इट एग्जिस्ट ओनली इन first three element of second and third period. First three elements, three element, it exists only in first three element of second period with the third period. बस यही एग्जिस्ट करेगा ये. तो वो तो अपन को दिख रहा है. ये सेकंड पीरियड आपने लिखा है, तो इसमें बताओ भाई डायगोनल रिलेशनशिप. तो अपन कहेंगे ऐसे, इसका इसके साथ, इसका एल्यूमिनियम के साथ और इसका सिलिकॉन के साथ. तो पीरियड 2 एंड पीरियड 3. तो मेरे पास होगा लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन. इधर होगा मेरे पास सोडियम, तो इसका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन. इसका डायगोनल रिलेशनशिप इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ. बस यही होता है डायगोनल रिलेशनशिप. तीन ही होता है डायगोनल रिलेशनशिप. तो इससे फायदा क्या होगा? डायगोनल रिलेशनशिप होता है इन दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम होंगे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो अब मैं ना इसको हटा देता हूं. आपके पास पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि अब अपन को स्पेस चाहिए, अपन को ये टर्म्स वगैरह सब एक्सप्लेन करने के लिए ना स्पेस चाहिए. तो अपन इसको हटाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, है ना, क्योंकि अब अपन को मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन भी चाहिए. तो वो पीरियोडिक टेबल को हटा. ठीक है. तो ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप their physical and chemical properties are same. Physical and chemical properties are same. Are same. Diagonal relationship is due to their similar size. मतलब भाई डायगोनल रिलेशनशिप होता क्यों? तो इट इज बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज. लिथियम और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट.
दैट वाज द रीजन उनमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो अब डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि भाई जो लिथियम करेगा वो मैग्नीशियम करेगा, जो मैग्नीशियम करेगा वो लिथियम करेगा। इट इज लाइक दैट। एक दो एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा इसमें। ऑल बाइकार्बोनेट्स, अपन ने ये सब लिखा हुआ है क्लास ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ऑफ ऑल बाइकार्बोनेट, या अपन लिख सकते हैं ऐसे, all bicarbonate of alkali metal is in solid state except lithium. It exists in liquid because, ऐसा क्यों? तो अपन कहेंगे क्योंकि मैग्नीशियम या अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। बिकॉज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज अ लिक्विड। अगर आपको याद होगा तो NaNO3 decompose to give NaNO2 plus half of, but lithium LiNO3 कैसे डिकम्पोज हुआ था? तो अपन को पता है ये तो ऑक्साइड बनाता है प्लस ट्वाइस ऑफ NO2 बनाता है प्लस हाफ O2 बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऐसे करता है। ऐसा इसलिए बनाता है ये क्योंकि मैग्नीशियम ऐसे बनाया था। अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट होता तो ये क्या करता डिकम्पोज करने से? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है और हाफ O2 बनता है। मैग्नीशियम ऐसे करता है इसलिए लिथियम ऐसे करता है। दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब एक के बारे में अगर मुझे पता है तो दूसरे के बारे में भी ऑटोमेटिकली पता है। जैसे अपन को पता है ये दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। तो ठीक है भाई। BeO and Al2 are एम्फोटेरिक। जबकि बाकी ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड के बाकी बेसिक होते हैं, इसके बाकी बोरॉन को छोड़ के बाकी सब बेसिक होते हैं। बोरॉन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, आर एम्फोटेरिक। whereas other oxides are basic except we can write that B2 होते हैं जो कि एसिडिक होता है। ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वांट कि भाई डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट डायगोनली इन द सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो अपन कहेंगे बोरॉन के बाद कार्बन भी लिख दो, कार्बन के साथ फास्फोरस। नहीं, वो नहीं लिख सकते अपन। व्हाई इट इज सो? यहां तक मेटलाइड कैरेक्टर था और इन सब में भी मेटेलिक टाइप कैरेक्टर था, लेकिन उसके बाद तो प्योर कार्बन और फास्फोरस तो बहुत सॉफ्ट होता है कार्बन के कंपैरिजन में। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा। इसलिए इतना ही होगा डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है। इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं तो वी आर एबल टू राइट दैट। अब अपन को जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है तो वी नो दैट
the last electron enters into S section. These are alkali metals. अब इसका एक्सप्लेनेशन ना आपके स्कूल बोर्ड से भी हटा दिया तो वो थ्योरी पार्ट आप एक बार पढ़ लेना, बट एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना, वो पूरा थ्योरी पार्ट है, और जितना थ्योरी पार्ट है वो सारा का सारा मैं डिस्कस कर ही दूंगा। आपको पता है कौन से एस ब्लॉक एलिमेंट, वो पूरा पीरियडिक टेबल में मैंने आपको बताया, तो वही फिर से लिख के बता दूंगा, तो उसकी जरूरत नहीं। अपन क्या कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन विच पीरियड and the in which period the element with atomic number है ना, which period the element atomic number 47 belongs, और अपन इसमें ये भी प्रेडिक्ट करेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कौन सा एलिमेंट है। तो क्या करेंगे अपन, इसको कैसे बताएंगे, कोई आइडिया है किस पीरियड में ये बिलोंग करता है और किस ग्रुप में, ऑल्सो प्रेडिक्ट द ग्रुप ऑल्सो, एंड ग्रुप भी लिख देते हैं, एंड ग्रुप। अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो 47 के लिए आपको प्रिंसिपल लिखो, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अपन को पता, 2 बार 2 2, 2 बार 1 1, 2 बार 2 2 बार 3 3, ऐसे उस टाइप से अपन को पता, लिखने की जरूरत। 47 मतलब ये 2 हो गया, इधर से फिर टेल की तरफ जाएंगे तो 2 हो गया, इधर से फिर टेल की तरफ जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर ये फिल करेंगे, फिर ये फिल करेंगे, इधर 30 हो गया, 36, 38, और 38 के बाद क्या फिल करेंगे, 8, या तो 30 हो गया था, 36, 38, और 38 प्लस 8, 46, और ये P1 हो गया। नहीं, इधर अपन को 9 करना चाहिए ना, फिर अभी फिल थोड़ी है, ये लो आपको हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन क्या करेंगे, ये तो पक्का हो गया कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये भी पता चल गया अपन को ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब अपन को पीरियड बताना है कौन सा होगा, तो अपन ऐसे कर लेंगे, आपने लिखा हुआ है 5s2 और 4d9, तो अपन को एक बात पता है, अगर आप 5s2 4d9 लिखोगे तो मैं इसको 5s1 4d10 कर लूंगा, वो अपन को पता है, वो कॉपर में जैसे करता है। इससे मुझे ये पता चल गया कि आप 5th पीरियड की बात कर रहे हैं, इससे मुझे ये पता चल गया क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो आ रहा है ना इसमें वो 5 आ रहा है, तो ये तो मुझे पता चल गया कि आप 5th पीरियड की बात कर रहे हैं। और मुझे ये भी पता चल गया कि 5s1 का मतलब हो गया, अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो आपने इसमें ऐड किया था डी में, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। पीरियड 5, ब्लॉक डी। अब मुझे बस ये चाहिए कि 5s1 लिखा हुआ है आपने, तो 5s1 आप तब लिखते हो जब वो
तो मैं ग्रुप को लिख देता हूं। बता सकते हो तुम ग्रुप कौन सा होगा? तो मैं कहूंगा भाई ये 9 आ रहा है, इसका मतलब है आप क्या करोगे, ये 11th ग्रुप होगा। 11th कैसे आ गया, ये तो समझ में नहीं आया मेरी, तो चलो फिर से समझाता हूं। ग्रुप के लिए मैंने क्या किया, मैं इसको फर्स्ट बी ग्रुप लिख सकता हूं। ये 1 आ रहा है ना, मतलब यहां पर मेरे पास जैसे कॉपर है ना, कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर को आपने 1B लिखा था और इसको आपने 2B लिखा था, और 3B आपने स्कैंडियम को लिखा था। आप देखो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था मैं जितना लिख रहा हूं उससे ही क्वेश्चन आएगा अपने पास। अपने पास मतलब मैं नहीं देने वाला वो क्वेश्चन, एग्जाम में उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अपन, चाहे कोई भी एग्जाम दो आप। बाकी अपन पढ़ेंगे भी अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये फर्स्ट बी ग्रुप है। अब आप काउंट करके देख लो फर्स्ट बी ग्रुप। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है, 4s1 3d10, ये वैसे ही तो आ रहा था। बस यहाँ पर 4s की जगह 5s1 4d10 आ गया। किसी को डाउट है तो बोलो। तो 1b सब ग्रुप हो गया या फिर 11th ग्रुप हो गया। ये लो भाई मेरे पास आंसर आ गया, आप देख लो, किसी को डाउट नहीं, समझ में आया ना। तो अपन को ऐसे अननोन टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं, ध्यान रखना ये बात है। मेंस में तो बहुत, और एमएचसीटी वगैरह में आना ही आना है उस टाइप का क्वेश्चन। अपन तो एक नंबर दे देंगे, बताओ भाई 93 एटॉमिक नंबर है, बताओ कौन सा पीरियड और कौन सा ग्रुप होगा, तो बताएंगे ना, इससे पीरियड बताऊंगा ना किस पीरियड में प्रेजेंट होगा वो। अपन कहेंगे जितने आपने ये फिल कर रखे हैं, जिनमें फिल कर रखा है इलेक्ट्रॉन, उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो पीरियड हो गया। ठीक है, और ग्रुप इधर से चेक कर ले, थोड़ा सा ये 1-2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और बता देंगे फिर कि भाई क्या आना चाहिए, बाकी मैं बताऊंगा। अब वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अपन लिख सकते हैं, तुमको पता है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिखा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो अपन को लिखना होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो एस ब्लॉक के लिए अपन लिखते हैं एस में एस में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एस ब्लॉक हो जाएंगे। पी ब्लॉक के लिए अपन लिखते हैं दैट इज एन एस 1 to पी ब्लॉक के लिए एन पी 1 to 6 हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा था नीचे, मैंने आपको P1 P2 P3 P4 P5 P6 लिखा। डी ब्लॉक के लिए अपन को लिखना होता है दैट इज एन एस, थर्ड वाला होता है n-1, वो डी होता है 1 to 10 एंड एन एस 1 to 2 ऐसे होता है। अब ये बात क्या है भाई, ये ऐसे क्यों लिखा आपने, तो मैं कहूंगा डी ब्लॉक के लिए ना देखो, ये n-1 है और ये n का मतलब होता है लास्ट वाला शेल, हाईएस्ट नंबर वाला शेल, ये n है इसका, और ये इसका क्या हो गया n-1। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब शेल की बात कर रहे हैं, कौन सा शेल, वो n होता है। समझ में आया, ठीक है भाई। तो वी गॉट इट, मतलब अपन को क्या लिखना होता है। अब अगर एफ ब्लॉक होता तो अपन कहते हैं देखो भाई, फिर तो मैं इसको ऐसे करता है, एफ ब्लॉक होता तो इसको 6 करता, इसको 2 करता, अब इधर 4th फिल होता। यू गॉट माय पॉइंट। अब इसके बाद फिर ये 14 में फिल होता, मतलब एफ यहां पर फिल होना शुरू होता जब यहां पर ये फिल हो जाता। उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ना आपको कि आप क्या बोलना चाहते हो, और अपन को याद नहीं करना पड़ेगा ये है क्या। इसमें क्या दिख रहा है अपन को, जैसे डी ब्लॉक था, जब आप डी में फिल करोगे ना, तो उससे पहले आप क्या करोगे 3s और 4s फिल कर लोगे आप 3d से पहले, मतलब आप क्या करोगे 4s फिल करोगे 3d के पहले, इसलिए मैंने कहा
कि आपको 4s फिल तो करना ही करना है और 3d, तो फिर इसको क्यों लिख रहा है, इसी को लिखो ना। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, उसमें ना कभी कभी अपन क्या करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं इलेक्ट्रॉन वो स्टेबिलिटी के लिए, जिससे क्रोमियम आपका आ जाए, इसलिए अपन ने ऐसे लिखा। अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, तो एफ ब्लॉक के लिए बता दो क्या करेंगे, तो हाँ तो दिख तो रहा है, जैसे डी ब्लॉक के लिए बनाया वैसे एफ ब्लॉक के लिए बना लो। आपने कैसे बनाया डी ब्लॉक के लिए, ये आपका nth शेल है, सबसे बड़ा नंबर होता है। अगर सबसे बड़ा नंबर 5 है तो आप 4d में फिल करोगे, अगर 6s है तो आप 5d में फिल करोगे, इस टाइप से अपन बता सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को एफ ब्लॉक की बात करनी है। तो देखो भाई, इसको फिल करना, जैसे ये F4F ब्लॉक एलिमेंट फिल हो रहा है, तो F से पहले क्या क्या फिल हो जाएगा, इसके पहले 6s और 5p फिल हो जाएगा आपका, समझ में आया, 5p और 6s। तो अपन 6s 5p तो पहले ही फिल हो जाएगा, तो अपन को लेना पड़ेगा 4d, तो अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखूंगा भाई। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे n-2 f, और फिर मुझे लिखना पड़ेगा n-1 d, और फिर मैं लिखूंगा n-2 s, ये फिल होंगे, ठीक है। तो अपन ये फिल कर लेंगे, और s आएगा, उससे पहले तो क्या क्या आया अपने पास, अपने d लिखा, 4s लिखा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो उससे पहले अपन p भी लिख सकते हैं। इससे 4s है, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन आने के पहले इसको फिल करना होगा, इससे पहले इसको फिल करना होगा, इससे पहले इसको फिल करना होगा। तो जनरली अपन क्या करते हैं कि भाई ये तो पहले ही फिल हो जाएगा, इसका तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होगा, इसमें और इसमें एक्सचेंज होंगे इलेक्ट्रॉन, तो मैंने ऐसे कभी कभी इसमें, तो अपन क्या करेंगे, इसमें तो 1 to 14 हो जाएगा, इसमें कभी कभी 1 to, मतलब या तो ये 0 ही रहता है, या कभी कभी इसमें 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और इसमें तो 1 to 2 रहेगा ही रहेगा। डी में शायद कभी इलेक्ट्रॉन आ जाए, लास्ट वाला, वो गैडोलोनियम में आता है एक तो, और एक लेंथनम में आता है, वरना लास्ट इलेक्ट्रॉन डी मतलब जनरली यूज नहीं होता है, वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है। जैसे कोई एफ ब्लॉक का एग्जांपल ले लो भाई, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ये लो, चलो यूरेनियम को, थोरियम यूरेनियम अभी आपने लिखा था इलेक्ट्रॉन्स में, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक नंबर 92। अब एटॉमिक नंबर 92 होगा तो भाई फटाफट मतलब उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लो भाई कैलकुलेट कर दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ और आपको बता देता हूँ, आपको जो भी चाहिए, जो भी ग्रुप नंबर जो भी चाहिए मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, ये लो भाई, अपन कहेंगे दैट इज 92 एटॉमिक नंबर, तो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, है ना, 6s, 6p, 6d, 7s, ऐसे करते हैं। अब दो बार एक एक ऐसे कैंसिल करना होता है, जैसे मैंने सिखाया है, जैसे मैंने सीखा है क्लास में, बस वैसे ही करना है अपन को। लो भाई, ये 2 2 6 2 6 2 और ये 10, अपन को पता है 30 हो गया, 36 38 और 14, 38 और 14 कितना हो जाएगा, 42 प्लस 52, 52 58 70 74, राइट ना, 74। अब क्या आएगा अपने पास, 74 से 10 84, 84 प्लस 6 90, ये 292, ये आ गया अपने पास। अब मैं एक बार चेक भी कर लूंगा 92 टोटल है कि नहीं, ये 2 हो गया, अब ऐसे चेक कर रहा हूं मैं, 8 हो गया, ये 18 हो गया, ये मेरे पास कितना हो गया, 15 22 ना, और प्लस ये 32, तो ये 32 हो गया, यहाँ मेरे पास 18 हो गया, यहाँ मेरे पास
ये दोनों मिलके ना 8 हो गया और ये 2 हो गया। तो चलो देख लेता हूँ ये 92 आ रहा कि नहीं। ये 10 प्लस 32 42, 42 प्लस 8, 42 प्लस 8 हो गया 50, 60, 60 70 78, 78 प्लस 2, 78 प्लस 2 कितना हो गया 80 प्लस 2 88। अभी तो कंप्लीटली फिल नहीं है, 88 हो गया। 88 और 4, भाई पहले कुछ गड़बड़ किया था क्या मैंने, एक बार चेक कर लेंगे अपन। मेरे ख्याल से अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं बस। तो मैंने यहाँ पर 4 और ऐड कर दिया है। ये पहले 10 प्लस 8 18 था, 18 प्लस 4 22 किया मैंने। अब आप चेक कर लो एक बार, 10 मतलब ये 10 हो गया, 28 हो गया, 28 प्लस 2 30 60 60 70 80 82 90 92। कितना चाहिए अपन को, 92 हो गया। अब फिर क्या सर करेंगे, बोलो। सर वो 4D14 लिखा है तो 10 आना चाहिए। अरे यार बात तो सही है, 14 कैसे लिखते हो? हाँ लेकिन ये टोटल तो उतना ही लिखा ना, इससे ज्यादा थोड़ी आ सकता है। टोटल तो 32 ही लिखा हुआ है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, उसको 14 लिखा था क्योंकि मुझे पता था ना, इसलिए मैंने क्रॉस चेक किया था। मैं एक बार क्रॉस चेक जरूर करूंगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। वो एक्चुअली दिमाग में रहता है कि भाई इसमें कभी मतलब वो थोड़ी हो सकता है अपने पास ऐसे, है ना। मतलब अगर कोई कंप्लीटली फिल्ड है तो 32 18 8 या 2 इस टाइप के ही नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसलिए मैंने उसको 14 लिखते हुए भी मैंने उसको 32 लिखा था कि भाई एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है अपने पास। देख nth शेल आया 7, n माइनस 1 अपना 6 है, और nth शेल है 7s, और n माइनस 1 अपने पास ये आ जाएगा, n माइनस 1 अपने पास 6 आ जाएगा। तो अब अपन लिख लेते हैं एक बार, वैसे ऐसे भी लिख लेता हूँ। हाँ अपन मतलब यहाँ से 4f का एनर्जी कम है 5d से, एनर्जी कम है 6s से, एनर्जी कम है 7s से ना, ऐसे। तो और उसका एनर्जी कम है किससे, 5f से। लो भाई, तो ये अपना nth शेल हो गया, ये अपना n माइनस 1 इनमें से ले लेंगे अपन 6 वाला ना, ये अपना n माइनस 1 हो गया, ये अपना nth शेल हो गया। देख लो भाई, इसलिए मैंने ऐसे लिखा था। और n माइनस 2 क्या हो जाएगा अपने लिए, 5d। n माइनस 2 अपने लिए हो जाएगा 5d। ये nth शेल हो गया, कुछ तो गड़बड़ किया। ये nth हो गया, ये n माइनस 1 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ किया, क्योंकि 4f में तो आएगा 80। इसके ऊपर क्या लिखे, 5s। ये तो हो गया अपने लिए nth शेल, इसको क्या लिखा है, ये nth शेल है, ये n माइनस 1 हो गया, ये n माइनस 2 हो गया, ये n माइनस 2 हो गया। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे डी सब शेल को भी कंसिडर करना चाहिए। तो डी को कंसिडर करूंगा तो क्या लिखूंगा इसको, ये तो n माइनस 2d हो जाएगा, n माइनस 2d अगर डी को कंसिडर करना है तो। पहले तो मैं ये लिखूंगा भाई n माइनस 2 f हो जाएगा, दैट विल बी 1 to 40। ये आ गया मेरे पास। अगर अपन को s कंसिडर करना है तो 7s को कंसिडर करूंगा, वो लास्ट में कंसिडर करूंगा। तो n माइनस 2 डी भी होगा। तो n माइनस 2 को 2 क्यों कंसिडर, चलो चलेगा ना, कभी कभी आ जाता है, और कभी कभी आएगा तो छोड़ दो ना, क्या प्रॉब्लम होगा अपन को। 6s तो s 2 बार आ जाएंगे फिर। तो n माइनस 2 डी 0 और 1 इन दोनों में से कोई एक आता है, और nth शेल क्या आ जाएगा अपने पास, 7s 1 2।
ये लो भाई, आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मुझे क्या करना चाहिए ना, मुझे एस बी कंसिडर करना चाहिए, मुझे एफ बी कंसिडर करना चाहिए और मुझे डी बी कंसिडर करना चाहिए। ये तो पी था ना, मैंने यहाँ गड़बड़ किया था। ऐसे गड़बड़ क्यों होगा मुझसे? देखना, पहले अपन को ये लिखना चाहिए, फिर पहले ये लिखना चाहिए, फिर उससे पहले ये लिखना चाहिए, फिर ये और फिर ये, ऐसे लिखना चाहिए। देख रहे हैं यार, मैं फिर से लिख रहा हूँ उसको, है फिर अपन लिखेंगे इसको, क्योंकि उसी के बेसिस पे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ये 5s था, है लास्ट वाला, तो अपन एनर्जी लिखेंगे 5f की एनर्जी ज्यादा है किससे, 7s से। 7s की एनर्जी ज्यादा है 6p से। 6p की एनर्जी ज्यादा है 5d से। 5d की एनर्जी ज्यादा है 4f से। f तो आना ही नहीं चाहिए, वो आ गया अपने पास। अब चेक कर लेते हैं, ये अपने पास nth शेल है, ये अपने पास n-1 है, ये अपने पास n-2 है। बस 2 तक ही लेंगे अपन, ये भी n-2 है, नहीं करेंगे कत का। वो कभी कभी आता है तो उसकी वजह से अपन को उसमें नहीं लिखना चाहिए, तो अपन तो n-1 से शुरू करते हैं। n-2 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो n-2 आपका 5f हो जाएगा, 5 नहीं लिखूंगा मैं, और उसके बाद अपन n-1 लिख लेते हैं, क्योंकि वो s आ रहा था ना इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो वो p हो जाएगा अपने पास, और nth शेल अपने पास n हो जाएगा, ये अपने पास s हो जाएगा, ये वाला। अब क्या करें, इसको 1 to 14 लिख लो, जैसे इसमें 4 आ रहा है। ये कभी कभी अपन क्या करेंगे कि भाई जैसे ऐसे होता ना कि भाई 7, ये F6 आया और NS2 है, P तो फील्ड ही होगा, ऐसे इन दोनों में ही चेंज होगा जो भी होगा। तो अपन क्या करेंगे, कभी कभी ऐसे होगा तो अपन इसको ऐसे बना देंगे, और क्यों बनाएंगे वो अपन को पता है, राइट ना। कभी कभी अपन इसको ऐसे बना देंगे, और क्यों बनाएंगे वो अपन को पता है। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, पक्का। तो अब इसमें अपन क्या कर देते हैं, ये तो 1 to 6 कर लेते हैं, वो जनरली 6 ही रहेगा। ये 1 to 2 कर लेते हैं, क्योंकि 2 था तो अपन ने 1 बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि अगर ये तो पार्शियली फिल्ड होगा, ऐसे होगा तो एक इलेक्ट्रॉन देने से वो फुली फिल्ड हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, और हाफ फिल्ड होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। या कभी कभी ऐसे आएगा कि भाई F13 है और ये NS2 है, तो अपन एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे ताकि ये फुली फिल्ड हो जाए। और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, उस टाइप से कर देते हैं। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर कभी आपको बनाने की जरूरत पड़े तो आप इससे बना भी सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही आप रिवर्स करके, क्योंकि अपन ने यहाँ तक लिखा है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बता देंगे भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि अपन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही पूछ सकते हैं, और क्या। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, और अपन इससे बना सकते हैं अगर कोई डी ब्लॉक में पूछे या कोई भी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी अपन लिखेंगे वो अफबाउ प्रिंसिपल से लिखेंगे, और अफबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे अपन उसको बता देंगे। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, अब इसके बाद अपन पीरियडिक प्रॉपर्टीज की शुरुआत करेंगे। तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज की शुरुआत अब अपन नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे, अभी रुक जाते हैं, मंडे को अपना क्लास होगा तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज शुरू कर लेंगे। तब तक अगर किसी के पास शीट होगा तो वो शीट अपन को भेजेगा, नहीं तो फिर मैं शीट मंगा लूंगा कहीं से, तो मैं आपको शीट पोस्ट कर दूंगा पहले, आज मैं शीट मंगा के उसको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं अपन, और पीरियडिक टेबल अपन नेक्स्ट टाइम पीरियडिक प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो सब नेक्स्ट टाइम शुरू कर लेते हैं आफ्टर डिस्कशन ऑफ डाउट। डाउट पहले डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, फिर पार्ट 1, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 अगर आपको डिस्कस करना है, सबने किया होगा तो करेंगे, नहीं तो अभी अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा सिलेबस स्पीड अप हो जाए, उसके लिए अपन एक्सरसाइज 1 और 3 को सॉल्व किया करेंगे, 2 को भी छोड़ देंगे, वो रिवीजन में कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं।
राइट, मैं शीट मंगा लूंगा और पोस्ट भी कर दूंगा। ओके, थैंक यू।